Good evening, everyone, and welcome to the first trial session for FR June 2022 exam. FR is a paper जो मेरे हिसाब से जब भी ACC जर्नी स्टार्ट हो तो ऑप्ट करना चाहिए. That means I am expecting in this batch बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनकी ACC जर्नी इसी पेपर से स्टार्ट होने वाली है. यानी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आपके दिमाग में होंगे कि ACCA में क्या करना है रिलेटेड टू दैट ऑल्सो. वो सब चीजें एक एक करके एड्रेस करूंगी. इस पेपर में क्या है वो एड्रेस करूंगी. कैसे पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे, कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होगा, क्या क्या हमें करना होगा, एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद दिस पर्टिकुलर सेशन. एफआरई में क्यों बोलती हूँ आपको आपकी जर्नी चालू करनी चाहिए इस पेपर से, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं. सबसे बेसिक रीजन सबसे पहले बताती हूँ. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टाइप ऑफ अकाउंटिंग. टाइप ऑफ क्यों बोल रही हूं? क्योंकि रेगुलेशंस थोड़े से अलग है. अब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने की बात करेंगे. किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला जाता है, हम उसके बारे में इस पूरे पेपर में पढ़ेंगे. मैं क्यों बोलती हूँ कि एसीसीए जर्नी इससे चालू होनी चाहिए? क्योंकि ये पेपर हम क्लास 11 से पढ़ना चालू करते हैं. बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको अकाउंटेंसी में डेबिट कुछ होता है, क्रेडिट कुछ होता है, असेट कुछ होता है, लाइबिलिटी कुछ होती है. ये सारी चीजें पढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल हो जाते हैं. दैट्स व्हाई आई से कि ये वाला पेपर ऐसा है जो आपके कोर बाय हार्ट शुरू होने वाला पेपर होना चाहिए. बाकी जो स्किल लेवल के पेपर्स हैं वो थोड़े से अपने आप में एक अलग ही लीग में चले जाते हैं. बी टैक्सेशन, वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल का पेपर है. वो यूके टैक्सेशन है. मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती कि आप में से किसी ने भी कभी भी यूके टैक्स पढ़ा होगा. देन कम्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. वो कॉस्टिंग होती है. उससे बच्चे डरते बहुत है. पेपर वो इजी होता है लेकिन उससे स्टूडेंट्स डरते बहुत है, इसलिए मैं उसमें एडवाइस नहीं करती कि आपकी एसीसी जर्नी उससे चालू हो. देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है. वो जिस तरह के फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में एक स्टूडेंट को टेस्ट करती है, वो ग्रेजुएशन में भी स्टूडेंट ने किया नहीं होता है. 11-12 तो बहुत ही दूर की बात है. और लास्ट बचता है ऑडिट. ऑडिट तब की जा सकती है जब पहले आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने आए. इसलिए ऐसा बोलते हैं कि एफआर पहले करनी चाहिए या फिर साथ में करनी चाहिए ऑडिट के. व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक बने हैं कि नहीं बने हैं. एज एन ऑडिटर आपको ऑथेंटिकेट करना है. जब ऑडिटर साहब को खुद को ही नहीं पता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स कौन से यूज करने हैं, वो ऑडिट करेंगे कैसे? यानी पहले ये पता होना जरूरी है दैट व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच हैव टू बी फॉलोड. उसी चीज का तो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट बने. बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं. तो ट्रू एंड फेयर व्यू कब देंगे? जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने होंगे. कौन से स्टैंडर्ड्स? जो हम एफआर में पढ़ेंगे. इसलिए ये पेपर आई समहाउ फील यू शुड स्टार्ट योर जर्नी विद इट. एक और रीजन होता है मैं क्यों बोलती हूँ इसी से जर्नी चालू हो. सारे स्किल लेवल पेपर्स में यही ऐसा है जो आपको काफी इजी टू डील विद लगेगा. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ आपकी जर्नी कॉमर्स की चालू ही इस पेपर के कॉन्सेप्ट से होती है. दूसरा, पास परसेंटेज. इसकी पास परसेंटेज भी अच्छी है. स्टूडेंट्स एफआर में यूजुअली डरते नहीं है. वो डरते तभी है जब उनकी तैयारी नहीं होती. अदरवाइज एफआर शॉक नहीं देता. आप कुछ एडजस्टमेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं, वही एडजस्टमेंट्स मोर और लेस ऊपर नीचे होके एग्जाम में आते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर. इसलिए ये 2-3 रीजंस हैं. इफ योर जर्नी इज आल्सो स्टार्टिंग विद एफआर, इट शुड स्टार्ट विद एफआर. तो ये जो मेरे पेपर्स पढ़ाने का पैटर्न भी है ना हर क्वार्टर में, ये इसी हिसाब से बना हुआ है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को उसमें बेनिफिट मिले. सबके कॉलेज के एग्जाम्स अभी खत्म होंगे. जून के अटेम्प्ट में यूजुअली स्टूडेंट ग्रेजुएट होके आके सबसे पहले अपना एसीसीए का पेपर देता है. तो वो शुरुआत उसकी एफआर से होनी चाहिए. मेरी तरफ से आपको एफआर में क्या सपोर्ट मिलेगा? टेक्निकल्स पे तो हम काम करेंगे ही करेंगे. बाय एनी चांस आप जून में पेपर नहीं दे पाते या किसी कारण से पेपर नहीं होता, सो वी हेल्प स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो. आप नेक्स्ट क्वार्टर की प्रॉब्लम क्लासेस में भी बैठते हैं और आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी एक एडिशनल क्वार्टर के लिए रहती हैं. सो डोंट वरी. इसलिए ये तो डरना मत बिल्कुल भी कि अगर हम अब नहीं क्लियर कर पाए तो मैम तो नेक्स्ट क्वार्टर लाइव नहीं लेंगी. लेकिन मैं ब्लेंडेड पे लूंगी. ब्लेंडेड ये होता है जब क्लास रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के पास होती हैं और हर ऑल्टरनेट वीक में उनसे प्रॉब्लम क्लासेस में मिलती हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू ऑल, इसलिए उस चिंता को हटा दो.
ठीक है। सुयश उस पे लास्ट में आऊंगी, आपकी इस प्रॉब्लम पे लास्ट में आऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एफआर होना चाहिए आपके एसीसीए पेपर्स का। अब एफआर के लिए एक स्क्रीन शेयर करती हूं, मुझे कंफर्म करना इफ यू ऑल कैन सी दैट स्क्रीन। कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड इसकी पीपीटी है। तो मेरी आदत है पीपीटी से पढ़ाना, सो दैट मैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना कर जाऊं। दैट्स द होल आइडिया कि मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाना ज्यादा पसंद करती हूँ, वरना कई बार बोलते बोलते कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्किप हो जाती है। ओके, चलिए जी। ठीक है, स्क्रीन आ गया सबके आगे? यस मैम। चलिए अब बात करते हैं एफआर के बारे में। व्हाट इज दिस पेपर, व्हाट ऑल इंट्रोडक्शन आई वांट टू गिव ऑन दिस। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको F7 के नाम से भी जाना जाता है। इसका पेपर पैटर्न कैसा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी एसीसी जर्नी अब चालू होगी, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न ऑल्सो। पेपर कैसे आएगा? पेपर आएगा 3 सेक्शंस में डिवाइडेड, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शंस का मतलब तीनों सेक्शंस में क्वेश्चन अलग अलग तरह के होंगे। सेक्शन ए में होंगे 15 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच के। ये एमसीक्यूज होंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज करने वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये मैच द फॉलोइंग वाले भी हो सकते हैं, ये ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, ये ABCD में से सेलेक्ट करने वाले भी हो सकते हैं। बट दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब इनमें स्टेप मार्किंग नहीं होती। कोई आंसर सही है तो सही है, थोड़ा सा भी गलत है तो 2 मार्क्स में से 1.5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 0 नहीं लेने देंगे, उसकी चिंता मत करो, करेंगे अभी। पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप 15 क्वेश्चंस, ये पूरे सिलेबस में से होते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे पढ़ेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, मुझसे ये बिल्कुल मत पूछना मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है या जो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मैं अपने आप ही तुम्हें बहुत ऊपर ऊपर ही घुमा दूंगी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैम ऊपर ऊपर बोल गई, इसका मतलब नॉट वर्थ डूइंग। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, मुझे भी मेरा रिजल्ट मेंटेन करना है, वहां पे मेरा एम्फेसिस भी आपको दिखेगा, बार बार उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिखेगी। सेल दी वे आई एम सेइंग। अब सेक्शन ए भी ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन बी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें 3 केसेस ही होते हैं। यानी एक या 2-3 पैराग्राफ्स में एक केस बताया जाएगा एक कंपनी का, और उसी केस के ऊपर बेस्ड होंगे 5 क्वेश्चंस, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच के। यानी केस 1 10 मार्क्स का, केस 2 10 मार्क्स का, केस 3 10 मार्क्स का। तो सेक्शन ए और बी ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, लेकिन दोनों का टाइप अलग हो गया। सेक्शन ए सिर्फ इसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं, सब अलग अलग टॉपिक्स पे। लेकिन सेक्शन बी, इसमें एक ही क्वेश्चन के ऊपर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी सब पार्ट्स आएंगे। फिर दूसरा केस आएगा, फिर तीसरा केस आएगा। मैं आपको इसके सैंपल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, सैंपल पेपर दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है। और तीसरा सेक्शन होता है सेक्शन सी, जो आपके लिए लाइफ सेवर होता है। लाइफ सेवर क्यों होता है ये? बिकॉज यहां पे स्टेप मार्किंग होती है। इसमें होते हैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस, 20 मार्क्स ईच के। आप सोचोगे 20 मार्क्स में क्या आएगा? अपन प्रैक्टिस करेंगे, सो डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस लंबे होते हैं, लेकिन उनमें एडजस्टमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो 20 मार्क्स में आपको आराम से करने को इतनी चीजें मिलेंगी कि हर क्वेश्चन में आप एटलीस्ट 20 में से 12 तो मिनिमम स्कोर कर जाओगे। सो नो चिंता ऑन दैट। इसको सेक्शन सी को बहुत क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि यहां पे अगर आपने एक छोटी गलती की होगी ना, सारे 20 मार्क्स 0 नहीं होंगे, हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलते हैं। जितने लोग एसीसीए में नए हैं वो एक इंफॉर्मेशन सुन लो, शायद जो पुराने हैं उनको भी ये बात पता ना हो। एसीसीए में स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन स्टेप्स पे कटती नहीं है। कैसे? आप लोगों को अगर क्लास 11th याद हो, हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, यही ग्रॉस प्रॉफिट P&L की शुरुआत होती थी, और वहां से हम नेट प्रॉफिट निकालते थे,
और उसके बाद में जाके हम बैलेंस शीट बनाया करते थे जिसका टोटल मैच करते थे, और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो वो मैच नहीं भी होता था तो भी टोटल मैच करके लिख ही देते थे, चाहे उनका टोटल वो आ नहीं रहा हो लेकिन वो जरूर लिख देंगे। करते थे कि नहीं करते थे ऐसे? अरे बताओ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं भी ये सब करके कभी आई यस थी। मैम। जी मैम। करते थे। जब बैलेंस शीट का टोटल टैली ना भी हो तो भी एक साइड का जो टोटल आ रहा है वो दूसरे के ऐसे टोटल वाले कॉलम में लिख दो। ये पता नहीं किसने सलाह दी थी, मैं भी करती थी, सो घबराओ मत। अब ये जो बैलेंस शीट का टोटल है ये मैच नहीं करे इसका मतलब कुछ गलती है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ही गलत आ जाए तो नेट प्रॉफिट अपने आप ही गलत आएगा, बैलेंस शीट का टोटल अपने आप ही गलत आएगा। तो हमारे सिस्टम के हिसाब से तो हमें 20 मार्क्स में से 2 नंबर ही मिलने चाहिए, बट एसीसी का सिस्टम ऐसा नहीं है। एसीसी बोलता है अगर एक ही जगह पे कोई मिस्टेक हुई है एंड दैट पर्टिकुलर मिस्टेक दैट इज कॉजिंग द अदर आंसर ऑल्सो टू बी रॉन्ग, तो आप एक ही जगह मार्क्स काटेंगे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट गलत होने के ही मार्क्स कटते हैं। अगर नेट प्रॉफिट करेक्ट अप्रोच से कैलकुलेट किया गया है लेकिन बस अमाउंट गलत है क्योंकि जीपी गलत आया है, अगर इसकी अप्रोच सही है आपको इसमें पूरे नंबर मिलते हैं, बैलेंस शीट में भी नंबर पूरे मिलते हैं, यानी 20 में से एसीसीए में 15 मार्क्स लाना इज प्रिटी इजी। ये बात पता नहीं मुझे आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसलिए एसीसीए को बहुत फ्लेक्सिबल डिग्री बोला जाता है। मेरे टाइम में एसीसीए होती तो शायद मैंने भी एक अलग ही करियर रूट ले लिया होता, लेकिन ठीक है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज 14-15 ईयर्स पहले की चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तब में और अब में तो बहुत फर्क है। सो इट्स अ वंडरफुल क्वालिफिकेशन बी बिकॉज ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स ओनली। तो इस डिग्री की शुरुआत करो खुशी खुशी, आपके प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे क्योंकि इसका करिकुलम मेरा सीए वाला करिकुलम ही है। तो समझ रहे हो, पढ़ वो चीज रहे हो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ता है, वही लेवल पढ़ रहे हो, बस फर्क इतना है कि आप इसको थोड़ा सा ईज आउट तरीके से दोगे एग्जाम। हम 8 पेपर एक साथ देते हैं, आप एक एक पेपर एक साथ दोगे, ब्यूटीफुल। मुझे ध्यान है कि मैंने 8 पेपर एक साथ दिए थे ना, मेंढक के जैसे आंखें बाहर आ गई थी कि उनको निकाल के ऐसे ऐसे करके ना वो जगलिंग कर लो, इतनी बुरी हालत हो गई थी 8 पेपर एक साथ देने में। आप लोगों के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, एंड नोबडी आस्क्स कि तुमने एक पेपर को करने में 2 क्वार्टर क्यों लगाए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपको करना क्या है, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, पकड़ में आनी चाहिए आपके कि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी एंट्री ये होनी चाहिए। दैट आई विल ट्राई कि मेरे स्टूडेंट्स में वो चीज हो, क्योंकि वहां पे फिर मेरा फेलियर है अगर आप लोग टेक्निकली समझ नहीं पा रहे हैं तो, इसलिए मैं चीजों को लर्न भी नहीं करवाऊंगी, हम समझेंगे, उनको करके देखेंगे क्लास में। अब इसको कैसे चलेंगे, ये पेपर आगे कैसे मूव ऑन करेंगे, उससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसके लिए हम क्या मटेरियल यूज करेंगे, कैप्लन, मोर देन इनफ बुक। कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट, जिसमें से अगर मैं बोलूं स्टडी टेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिलीवरी के लिए जरूरी होती है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम किट। क्यों? क्योंकि इसमें पिछले 10 सालों के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, वेरी रेलेवेंट, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी एग्जाम किट से। स्टडी टेक्स्ट इज फॉर कॉन्सेप्ट डिलीवरी, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो वो मैं बैठी हूं उसके लिए। मेजरली एग्जाम किट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, तो ये आपको डे 1 पे क्लियर होना चाहिए कि मेरे लिए एग्जाम किट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और क्या क्या करेंगे या सिलेबस में है क्या क्या? सिलेबस बहुत लंबा है इसका, लेकिन बहुत छोटा है। आई एम नॉट ड्रंक, आई मीन व्हाट आई से। सिलेबस वैसे तो बहुत लंबा है, 23 चैप्टर्स का है, पर मैंने बोला है छोटा है। क्यों? क्योंकि ये जो अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं इसमें से कई चैप्टर्स तो थ्योरी के हैं, कई चैप्टर्स 5 पेजेस के हैं, कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक साथ ग्रुप में होंगे। 17, 18, 19, 20, 21 ये कंसोलिडेशन है। ये पूरे 5 चैप्टर्स एक पर्टिकुलर पोर्शन का ही पार्ट है। ये टोटल हम 10 to 12 आवर्स में कर जाएंगे। तो ये 5 का जो नंबर है ना, ये देखने में डराता है, इस पे पेजेस बहुत सारे भरते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत इजी है ये, तो आपको वो दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी सारे चैप्टर्स में
चैप्टर नंबर 6 और 7 बिल्कुल थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी। व्हाट इज असेट, व्हाट इज लाइबिलिटी, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज एक्सपेंस, इसको करेंगे रिकॉर्डिंग से। मैंने जो रिकॉर्डिंग्स बनाई हुई है, आप लोग कभी एग्जाम से 20-25 दिन पहले इसको देख के खत्म कर देना। इसको लाइव टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइव में और एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे चैप्टर्स क्यों करें जो असेट और लाइबिलिटी डिफाइन करें। बाकी सारे इनको हम लाइव करेंगे, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली एक क्लास में एक चैप्टर आराम से होगा, क्योंकि रेगुलेशंस इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ये कैप्लन का कंटेंट पेज है। कैप्लन में कोई एज सच आपको चेंज नहीं दिखेगा, मोर और लेस पिछले साल में इस साल में देयर इज नो बिग डील और बिग डील ऑफ चेंज। एग्जाम किट, ये है थोड़ा सा एक्सरसाइज। 381 से सेक्शन सी के क्वेश्चंस चालू है, यानी कि 380 तक सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। यानी हमें प्रैक्टिस ज्यादातर किससे करनी है, एग्जाम किट से। अब एग्जाम किट का कवरेज मैं कैसे कराऊंगी, जब 1/3 एग्जाम किट मैं कराती हूं, मैं हर क्लास के बाद में फिर होमवर्क देती हूं, आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे। तो एग्जाम से 20 डेज पहले तक आपकी एग्जाम किट 90% कवर हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से नहीं चले तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब जब मैं जो जो होमवर्क देती रहूं, टू द पॉइंट उसको करते रहना। क्लासेस तो वीकेंड ही होंगी, आपके पास करने के लिए पूरे 5 दिन है, आराम से करो। डेली 1-1 घंटा पढ़ लेना, 2-2 घंटा पढ़ लेना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नॉट मोर देन 2 आवर्स इज रिक्वायर्ड, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कि हमें डेली 2 घंटा तो पढ़ना है। सेक्शन सी के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है। आपके पास देखो कितने क्वेश्चंस है, 381 से 434, जस्ट काउंट देम, हाउ मेनी आर देयर अप्रोक्सीमेटली। 55 to 60 ले लूं, 60 क्वेश्चंस लेट सपोज। अब ये 60 क्वेश्चंस हम कब कर पाएंगे, जब कुछ ग्रुप ऑफ चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊं, आपको ये 60 क्वेश्चंस 40 डेज मिलेंगे करने को। नहीं होंगे, तुम लोग नहीं कर पाओगे 60 क्वेश्चंस 40 डेज में, क्या बात कर रहे हो। और इन 60 में से कम 15 तो मैं ही करा दूंगी, खुद करने के बच्चे कितने, 45। 40 डेज में 45 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, लेकिन प्लान आउट करके चलना। सो इजीली मैनेजेबल, बिकॉज ये पेपर तो हमारे क्लोज टू हार्ट होता है। इसकी पास परसेंटेज देखो, बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन मैंने क्यों बोला इसकी पास परसेंटेज अच्छी होती है, ये ग्लोबल पास परसेंटेजेस है। यानी एसीसीए की ग्लोबली किसी पेपर पे क्या पास परसेंटेज होती है। अगर मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं, ये पास परसेंटेज बहुत अच्छी होती है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा कॉमर्स का स्टूडेंट क्लास 11-12 से अकाउंटेंसी में बहुत स्ट्रांग होता है मेजरली। तो अकाउंट्स हमारे लिए बहुत स्ट्रेंथ वाला पेपर है। हमारे यहाँ पे पास परसेंटेज क्या है, मेरे यहाँ पे एवरेज पास परसेंटेज 64% है। जिन लोगों ने टैक्स की क्लास अटेंड की थी, ये टैक्स से कम है। क्यों, क्योंकि मेजरली मेरे पास एफआर में बच्चा वो होता है जिसकी एसीसी जर्नी चालू होती है। तो पहले पेपर में तो उसको यही समझने में टाइम लग जाता है कि ये पेपर हैंडल कैसे करना है, पहली बार वो एक्सेल पे कोई पेपर देते हैं। दैट्स व्हाई फॉर माय इंस्टीट्यूट दिस पास परसेंटेज इज ऑन एन एवरेज 64%। लेकिन अगर आप इन स्टूडेंट्स को देखोगे ना, सान्या, इमाद, आदित्य, ये आदित्य सोनी, इसने 2 पेपर एक साथ दिए थे, एफएम और एफआर। एफआर में ही सिक्योर्ड 65, और ये फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ बच्चा है, ये डीयू का स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर के बाद में सीधा स्किल लेवल पे आया था। तो ये कर सकता है तो बाकी भी कर लेंगे। मोहित, पूजा सहगल, इसमें से बहुत लोग बिग 4 के हैं। चैतन्य, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट शॉट, तो करते हैं लोग। हाँ, जो स्टूडेंट नहीं भी कर पाए उनका मैं कारण बता देती हूँ। वो नहीं कर पाने वाले कौन से स्टूडेंट्स थे, मेजरली जो डर गए थे, जो डरे हुए साउंड करते थे, या फिर जो क्लासेस मिस कर गए, थोड़ा सा कोरोना के चक्कर में बीमार हुए, क्लासेस मिस होती गई, उसके बाद में लाइव क्लास में आए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने को हताश नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना। ये जर्नी का पहला पेपर है, मेरे बाकी सारे पेपर्स में पास परसेंटेज 70+ है। सिर्फ इवन पीएम में
पीएम में जहां पे पास परसेंटेज ग्लोबल 48% रहती है, या जिस टाइम में 37% थी, उस टाइम वी गेव 81% ऑफ पास परसेंटेज, क्योंकि मेरे बैचेस में बच्चा सबसे लास्ट में पीएम देता है, तब तक वो एसीसीए के लिए इतना ज्यादा इक्विप्ड हो जाता है कि उसका डर खत्म हो जाता है। ये पहला पेपर होता है। सडनली ग्रेजुएशन करते ही एक ऐसे लेवल के पेपर से हम भिड़ते हैं, जो ग्रेजुएशन में तो एक रात पहले पेपर आके हम डील कर लेते थे, अब तो पेपर भी नहीं आता, लेवल भी अच्छा है इसका, और एक्सेल पे करना है। ये कई सारे ट्रबल होते हैं विच आई कैन सेंस कि वो मेरे रिजल्ट में दिखते हैं। ठीक है, आऊंगी उस पर, आऊंगी जो जो भी सवाल आप लोग लिख रहे हो। अब ये ट्रेनिंग प्लान हम फॉलो करेंगे आराम से। एफआर का सिलेबस होता है, एफआर के सिलेबस में कभी भी मैंने डिले पिछले 3 सालों में एक बार भी नोटिस नहीं की कि कभी भी एफआर के बैच में कोई डिले हुई हो, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत आराम से चलता है। ये चैप्टर्स जो है 5, 6, 7, ये आप लोग जब भी फ्री होंगे, जिस दिन नींद नहीं आ रही होगी, आपको इनकी एक्सेस दे दी जाएगी, इनको रीड कर लेना, सुन लेना मेरी वीडियो, और वो सुनते सुनते आपको अच्छे से नींद आ जाएगी और ये चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे। बाकी सारे हमें लाइव करने हैं। मैंने जो लिखा था कि 12 आवर्स लगेंगे, कंसोलिडेशन में 12 आवर्स ही लगते हैं। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स करना, ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ आवर्स लिखे, इतने इतने घंटे इनमें लगेंगे। जैसे 2 घंटे में ये वाला चैप्टर हो जाएगा, 2 घंटे में ये वाला चैप्टर हो जाएगा। ट्रायल क्लासेस तो 2-2 घंटे की हो रही है, रूटीन क्लास 3 आवर्स की होगी, यानी हम वीकेंड पे 6 आवर्स पढ़ेंगे, तो आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको मैं फ्री कर दूंगी बाय 15th ऑफ मे, क्योंकि उसके बाद में आपको खुद पढ़ने का भी टाइम चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आपको मॉक्स भी देने हैं, तो मॉक्स इवैल्यूएट करने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए। यहां तक में एटलीस्ट एफआर के प्लान में या पेपर पैटर्न में किसी को भी कोई दिक्कत? आई विल कम टू आंसर वन क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड। 4 पेपर एग्जामिनेशन से एफआर समझने में दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी जी, बस आपको मेरी सुननी है जो मैं बोलूंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। मेजॉरिटी लोग ग्रेजुएट्स होते हैं और वो 4 पेपर एग्जामिनेशन के बाद ही आते हैं, डोंट वरी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है अमन, राठौड़ साहब, ठीक है? चलो अभी पता चल जाएगा कि दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। दिक्कत बस इतनी आएगी कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा, तो काफी दिक्कत आएगी। उसकी टेस्टिंग अब चालू करते हैं। चैप्टर 1 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू पब्लिश्ड अकाउंट्स। ये चैप्टर आज की ट्रायल क्लास में ही खत्म हो जाएगा, इतना इजी है ये। अब ये है क्या? ये वो चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बिना इसको करे हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू मेक इज कवर्ड अंडर चैप्टर 1। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, आपको सीक्वेंस से कुछ पेपर्स दिए हुए हैं स्किल लेवल के। ये हर पेपर आपके लिए नौकरी बिल्डिंग का एक मौका है, तरीका है। कैसे? सबसे पहला पेपर मैं बोल रही हूं एफआर। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाना सीखेंगे, उसके बाद में आप ऑडिट का पेपर उठा पाएंगे। जब आप ऑडिट और एफआर की बात कर लेंगे, फिर आपको पता होना चाहिए टैक्स के बारे में। क्यों? क्योंकि आप क्या फायदा या नुकसान कमाएंगे जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करके बता देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, लाओ भैया टैक्स दो, अपनी कमाई में हिस्सा दो। ये पेपर आएगा। अब इसके बाद में आप चालू होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, क्योंकि अब आपके पास पैसे आएंगे, आप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आएंगी एफएम में। और 5वां पेपर पीएम। मैंने इनका सीक्वेंस ब्रेक किया है इस हिसाब से कि आइडियली आपकी जर्नी ऐसे जानी चाहिए, लेकिन इन दोनों को फिक्स रखना। ये तीनों को तो आप घुमा सकते हो इधर उधर, इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल। पीएम में क्या होगा, हम हमारे प्रोडक्शन के इंप्रूवमेंट्स की बात करेंगे। एक प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट पड़ रही है, उसकी क्या सेलिंग प्राइस रखनी चाहिए, अगर सेलिंग प्राइस ये होगी तो क्या फायदा होगा, बजट बनाना चाहिए, बजट मीट नहीं हुआ तो क्या वेरिएंस आ रहा है, ये सब पीएम में आएगा। पीएम में हमारी पास परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका डर निकल जाता है जब तक वो पीएम तक पहुंचते हैं, लेकिन ग्लोबल में पीएम का पास परसेंटेज बहुत कम है। अपने को ग्लोबल पास परसेंटेज सिर्फ रेफरेंस के लिए चाहिए, लेकिन अपनी जर्नी के लिए ये चीज ध्यान रखना, एफआर और ऑडिट साथ हो सकती हैं,
लेकिन बिना एफआर करे आप ऑडिट नहीं कर सकते। यानी अगर पहला पेपर एफआर है, या तो उसके साथ ऑडिट पढ़ो, वरना उसके बाद में कभी भी ऑडिट देना, चाहे 1 क्वार्टर बाद दे दो, चाहे 2 क्वार्टर बाद दे दो, चाहे 3 क्वार्टर बाद दे दो, लेकिन ऑडिट से पहले या ऑडिट के साथ साथ आपको एफआर का पता होना जरूरी है। ये तीनों की सीक्वेंसिंग आप कैसे भी चेंज कर दो। ये सीक्वेंसिंग मैंने आपको आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बताई है। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाएगा? एक अकाउंटेंट, जिस प्रोफाइल को बोलते हैं रिपोर्टिंग का प्रोफाइल। यानी आप जब जॉब करने जाएंगे तो रिपोर्टिंग के प्रोफाइल में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। आप लोग कैसे बनाएंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे, किताबों में लिखेंगे? जी नहीं। सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनीज के पास, सैप की नॉलेज भी चाहिए हो सकती है, तो अभी सैप सीखने मत चले जाना, वो अपने आप अपने सॉफ्टवेयर में आपको सिखाएंगे कि कैसे इसकी एंट्री करनी है। दैट इज एन अकाउंटिंग रिलेटेड जॉब। बहुत अच्छी जॉब होती है, इसमें कोई वो बुरा मानने वाली बात नहीं है कि ओहो मैं तो इसमें हूं। अरे ये बेस है एक अकाउंटेंट का। इसकी चेकिंग कौन करेगा कि ये एंट्री सही गई है कि नहीं गई है? वो करेगा ऑडिटर। जब ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करके ठप्पा मार देगा कि ऑडिटेड, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यानी आप वहां पे टैक्सेशन कंसल्टेंट की तरह काम करेंगे, जो मैं ईवाई में एज डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट काम करती थी। आई स्टार्टेड माई करियर विद ईवाई आफ्टर क्वालिफाइंग माई सीए। तो ये टैक्स कंसल्टेंट्स क्या करते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स अथॉरिटीज से डील करना, उसके अलावा अगर टैक्स एडवाइस कोई चाहिए तो वो टैक्स एडवाइस देना। इसके बाद में भी अब कंपनीज कई बार ये बोलती हैं कि यार हमें ना एक मार्केट रिसर्च करानी है और हमें आप एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट सलाह दो कि हम प्रोडक्ट को कितने अमाउंट में प्लेस करें। सो यू आर अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट नाउ। ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है पीएम के पेपर से अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला। इसके लिए कोई अलग डिग्री नहीं है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाले जो टॉपिक्स है उनको यूज करके सलाह देने वाला होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किसी कंपनी को अक्वायर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंडर। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बिग फोर में M&A के नाम से ये टीम्स काम करती हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस टीम, बीट ईवाई, बीट केपीएमजी, बीट डेलॉयट, बीट पीडब्ल्यूसी, इन सब में M&A टीम्स है। किस तरह का M&A? आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ, किसी टीम ने तो संभाला होगा ना इस मर्जर को। कौन क्या टेक ओवर करेगा, टेक ओवर करने पे परचेज कंसिडरेशन क्या आएगी, किसको कितने डॉक्यूमेंटेशन में घुसाना है, कहां से लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कहां से वैल्यूएशन कराना है, एक्चुअरी को बीच में कब लेके आना है। सम टीम्स मस्ट बी हैंडलिंग दिस। मारुति सुजुकी का मर्जर हुआ, somebody must have handled this. That is the mergers and acquisitions team. ये mergers and acquisitions मेजरली FM में कवर होते हैं। अब FM वाले ये तो बता देंगे कि मर्जर एंड एक्विजिशन किस रेट पे करना है, वैल्यूएशन कितने पे करना है, इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा? ये अकाउंटिंग वाला इंडिविजुअल। उसको चेक कौन करेगा? ऑडिटर। यानी आपके सारे के सारे पेपर्स जो आपकी डिग्री में डले हुए हैं, वो सारे पेपर्स आपके लिए कैसे रेलेवेंट हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि यार हम कोई पेपर करे बगैर एक प्रोफेशनल कहला सकते हैं, नहीं कहला सकते, क्योंकि एक पेपर दूसरे पे इंपैक्ट डालता है। आपको सारे पेपर्स के बारे में जानना एसेंशियल है, एंड दैट इज व्हाई दे आर इन योर करिकुलम। तो अगर आप ये सोचो कि मैं इनमें से कोई एक एक्सपर्ट बन जाऊं, आप नहीं बन सकते। आपको सबके बारे में पता होना जरूरी है। दे आर क्लोजली निट टुगेदर। अभी जब जर्नी चालू होगी तो समझ में आएगा कि यार ये चीज तो हमने वहां पे भी पढ़ी थी, ये चीज तो हम यहां पे भी कर रहे हैं। ये सब जगह होगा, और कई टॉपिक्स तो बिल्कुल ही कोइंसाइड करेंगे क्योंकि वो सब में आते हैं। सो ये हर पेपर आपकी जो एसीसी जर्नी बनने वाला है, ये हर पेपर आपको नौकरी के एक प्रोफाइल के लिए रेडी कर रहा है। इनका आपस का कनेक्शन धीरे धीरे जब पढ़ने लगोगे तो निकल के आएगा। अब आते हैं एफआर के ऊपर। पब्लिश्ड अकाउंट्स, ये कौन से अकाउंट्स है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहली चीज, हम अब यहां पे एसीसीए में पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम आईएफआरएस पढ़ेंगे।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में चलते इंड एएस, इंड एएस। इंड एएस और आईएफआरएस में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो ऊपर नीचे है, बट मेजरली दे आर दी सेम। कुछ आइटम्स एक्सक्लूड किए हुए हैं, कुछ आइटम्स एडिशनल इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन भावनाएं वही है। अरे कोई भावना है ना हमारे बैच में? हाँ है। तो आईएस 1 ने बताया है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आना चाहिए। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम ये आईएएस लर्न करने की जरूरत है क्या? जो लर्न करने की जरूरत है वो अपने आप ही इतने बार यूज होंगे कि आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। स्पेशली कुछ नहीं करना, बस सुनते रहना है, कान खोल के बैठना है बस क्लास में। तो आईएस 1 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक सेट में क्या क्या आता है। क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नट शेल में बैलेंस शीट, जिसको आप बैलेंस शीट बोलते हैं उसको अब हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as on 31st March 2022, that is a balance sheet, statement of financial position. अब पीएनएल क्या होता है? पीएनएल इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अब आगे एक चीज और जुड़ गई है उसमें, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। या तो एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना लो, उसके नीचे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ, या फिर इन दोनों को एक साथ डाल दो, यानी दोनों आइटम्स को मिक्स कर दो, लेकिन कंपनीज अलग अलग डालती हैं। क्यों? इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। पीएनएल में वो सारे आइटम्स जाते हैं जो असल में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ओसीआई में यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो आइटम्स जाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर जो असल में हुए नहीं है या रियलाइज नहीं हुए, आई शुड से जो रियलाइज नहीं हुए हैं, विच आर नॉट येट रियलाइज्ड। कैसे? एक एग्जांपल देती हूं। अब क्या होता है, सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स का फेयर वैल्यूएशन करना होता है। फेयर वैल्यूएशन मतलब क्या हुआ, ये जो अभी हमने एक फेज देखा इकोनॉमी का जिसमें रियल एस्टेट एकदम से नीचे आ गया, यानी कि जो लैंड 2 करोड़ INR रुपीस की बिकती थी वो अब कितने की रह गई? 80 लाख की। बिजनेसेस क्या करते हैं? अब बिजनेसेस पे सोचो, चलो आज मैं एक बिजनेस हूं, मैंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाई एक लैंड एज एन असेट 2 करोड़ की, लेकिन मार्केट में तो अभी इसकी वैल्यू 80 लाख है। अगर आपने बिजनेसेस को बताया नहीं ना कि इसको किस पे वैल्यू करना है, बिजनेस हमेशा ज्यादा वाली वैल्यू पे इसको दिखाएगा अपनी बैलेंस शीट में। क्यों? बैलेंस शीट उससे तगड़ी बनती है, स्ट्रांग बनती है, इन्वेस्टर मिलेगा। इसलिए एक रूल बना कि जी नहीं, आप अपनी मर्जी पे नहीं लेके जाएंगे, आप फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। अब फेयर वैल्यू पे अगर मैंने कोई आइटम 2 करोड़ का खरीदा है, मुझे इसको फेयर वैल्यू पे 80 लाख पे लेके आना है, दैट मीन्स आई नीड टू बुक अ लॉस ऑफ 1.2 lakhs। ये कहां से लेके आऊं? 1.2 lakhs नहीं, 1 करोड़ 20 lakhs। 1 करोड़ 20 lakhs, ये लॉस कहां से लेके जाऊं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। क्यों? क्योंकि ये नुकसान असल में होगा तब जब इस लैंड को मैं कहीं बेचने जाऊंगी। सो इट इज 1.2 करोड़ आइडियली, इसलिए इसको लेके जाएंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। यही चीज उल्टी भी तो हो सकती थी। मैंने एक लैंड खरीदी थी 80 लाख की, आज इसकी वैल्यू है 2 करोड़। अब मेरे को पहले तो कोई भी लॉ नहीं बोलता था कि मैं इसको 2 करोड़ पे दिखाऊं, मैं 80 लाख पे दिखा के रखती थी, लेकिन मेरे बिजनेस के पास असेट तो 2 करोड़ का है। अब फेयर वैल्यूएशन के अंडर हम इसको दिखा सकते हैं 2 करोड़ पे, यानी मुझे 80 लाख के आइटम को 2 करोड़ पे लेके जाना है। इसके लिए क्या करूं? मुझे असेट की वैल्यू बढ़ानी है, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा, लेकिन ये फायदा तो तब होगा जब असल में मुझे ये अमाउंट रियलाइज होगा। यानी 80 लाख को 2 करोड़ तक ले जाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख जब मिलेंगे तब होगा ना ये फायदा तो रियलाइज। अभी तो हम सिर्फ मार्केट के बेसिस पे बातें ही कर रहे हैं, बेचने थोड़ी गई हूं मैं इस लैंड को, इसलिए इस अमाउंट को पीएनएल में नहीं लेके जाया जाएगा।
इसको लेके जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। सो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपने अपने 11th-12th में नहीं पढ़ी थी, वहां पे जरूरत नहीं थी, लेकिन अब फेयर वैल्यूएशन होता है। सो योर स्टेटमेंट ऑफ P&L मस्ट हैव अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें सारे वो आइटम्स रिकॉर्ड होंगे जो रियलाइज नहीं हुए, ना ही रियलाइज लॉस हो ना ही रियलाइज गेन हो, लेकिन हमारे असेट्स की वैल्यू में ऊपर नीचे मूवमेंट तो आ चुका हो, तो कहीं तो रिकॉर्ड करना ही है। P&L में नहीं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाएगा P&L वाले नेट प्रॉफिट पे। तो जो गेन हुआ ही नहीं उसको अगर नेट प्रॉफिट में जोड़ दोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बोल देगा लाओ भैया टैक्स लेके आओ। तुम बोलोगे अरे ये तो हुआ ही नहीं अभी, इसलिए बोला गया कि भैया इसको OCI में डाल दो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दो फिर, और बाकी जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट P&L वाला आ रहा है उसके ऊपर आने दो टैक्स। इसलिए OCI को थोड़ा सा अलग कर दिया गया P&L से, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक शेकडाउन्स बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आइटम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के टाइटल को रिकॉर्ड करता है। कितनी इक्विटी इशू हो गई, कितना डिविडेंड उनको दे दिया, उनके पास क्या क्या रिटेन्ड अर्निंग्स है, क्या क्या शेयर प्रीमियम है, ये सारी चीजें एक अलग अकाउंट में बनाना। ये मेजरली बनाने को नहीं आता, रेयरली पूछा गया है ये। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये आप क्लास 12th में करते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट वही है, बस नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इनडायरेक्ट मेथड वाला है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और वो यहां पे तो है भी थोड़ा सा कम, यहां पे और भी बहुत चीजें हैं पूछने को। और लास्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, यानी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतनी सारी चीजें होंगी तब जाके उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर माना जाता है। ये चारों पांचों समझ आई क्या है ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं आप लोगों को एक रियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाती हूँ एक कंपनी के, सो दैट यू कैन लिंक इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। सिर्फ किताब किताब की बात नहीं करेंगे। देखो, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज का नाम सुना है? हाँ जी मैम। चलो ताज चलते हैं, चल नहीं सकते कम से कम बुक्स तो देख ही सकते हैं उनकी। बहुत पुरानी एनुअल रिपोर्ट है ये, 13-14 की, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे आइटम्स दिख जाएंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। होती बहुत लंबी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑन एन एवरेज 300-400 पेजेस का। ये किस चीज का आइटम है ये? व्हाट इज दिस? कैश फ्लो। कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट के आइटम्स हैं ये। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? P&L। P&L, एब्सोल्युटली P&L। ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट और इतनी सारी चीजें होती हैं, मेन फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। देखो स्टॉक एक्सचेंज में इनकी क्या स्टैंडिंग है वो तक भी डिक्लेयर करना होता है। बैलेंस शीट, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड, दे आर स्टिल राइटिंग इट एज बैलेंस शीट। आज के टाइम में दे राइट इट एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब ये फॉर्मेट वगैरह भी चेंज हो गए हैं। मैं इतना पुराना क्यों दिखा रही हूं? क्योंकि ताज की लेटेस्ट भी दिखाऊंगी। एक बार पुरानी दिखा दूं कि पहले ये कैसे हुआ करती थी। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सेप्शनल आइटम्स पहले हुआ करते थे, यानी OCI का कॉन्सेप्ट पहले नहीं हुआ करता था। ये आपके 2014 के आसपास में या फिर उसके बाद में आपने 12th की होगी तो आपको ध्यान होगा कि आपने ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कोई सिस्टम नहीं किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मोर और लेस चेंज नहीं हुआ है, ये देखो, ठीक है।
ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। एडजस्टमेंट्स हम डेप्रिसिएशन के करते थे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट के करते थे, फिर ये आपके वर्किंग कैपिटल वाले चेंजेस करते थे। सो दिस इज मोर और लेस दी सेम, इसमें कोई खास ज्यादा चेंज आया नहीं है। ये लो, डेलॉइट इज देयर ऑडिटर, वॉज देयर ऑडिटर। ये आ गए नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स जिनको बोलते हैं कि कंपनी कैसे किसी चीज के ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी लगा रही है। अब मैं एक बार आपको इसकी एक नई वाली भी दिखाती हूं, नई एनुअल रिपोर्ट आई विल शो। किसकी दिखाऊं, देखो जीएमआर की दिखाती हूं आपको। जीएमआर का नाम सुना है? जी मैम। बहुत बड़ी एनुअल रिपोर्ट है जीएमआर की, और ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। सो दिस इज नथिंग विच इज सीक्रेट, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। ये 17-18 की है, यानी इसमें चेंज एम्बेडेड होना चाहिए। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन्स द एयरपोर्ट, राइट, बिल्कुल सही। चलो गुड, इतनी नॉलेज रखनी अच्छी बात है। ये देखो, इनकी सीधे पहुंचे, इतनी लंबी है ये। देखो ऊपर पेज नंबर्स दिखाती हूँ, थोड़ा सा और इसको एनलार्ज करती हूँ। सी हाउ मेनी पेजेस आर देयर? 350 पेजेस की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जिनको बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अगेन दी सेम, जैसे पहले हुआ करते थे, आज भी वैसे ही है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये रहा। जबकि अभी हमने पहले वाली जो बैलेंस शीट ताज की देखी थी, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं था। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिख रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, गॉट इट? सो 17-18 में ये क्लियर दिख रहा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट। ये देखो, नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या लॉस, एक्सेप्शनल आइटम्स, टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, नीचे नीचे ए में प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसके बाद में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, अब देखो पीएनएल का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इंडियन स्टैंडर्ड्स अभी भी बैलेंस शीट लिखते हैं, बट व्हाट वी विल राइट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद में अगर तुम्हें ध्यान हो, पहले हम लाइबिलिटीज लिखा करते थे, लेकिन अब क्या लिख रहे हैं? ताज, ताज का एक बार ये पुराने वाली खोल लेती हूं। पहले लाइबिलिटीज डाली जाती थी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब पहले क्या लिया जाता है? असेट्स, यानी ओवर ईयर्स चेंजेस हुए हैं। सो असल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। देखिए जीएमआर की देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। एटलीस्ट एफआर पढ़ने के टाइम पे आपको ये तो पता होना चाहिए कि असल बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखते कैसे हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? No, ma'am. No, ma'am. चलो, चलिए जी, सो ये असल बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, ठीक है, सो दिस इज डन। अब आते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स पे। अभी ये जो हम नॉर्मल आइटम्स देख रहे थे, इसके अलावा भी ना हर बिजनेस के पास कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं। ये एक्सेप्शनल आइटम्स की हम बात भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको दिखाने का तरीका भी एक्सेप्शनल होता है। मतलब हमें इनको दिखाने के लिए कुछ स्पेशल IAS 1 ने रूल बताया है, वो फॉलो करना है। नाउ लेट्स सी फर्स्ट कि ये एक्सेप्शनल आइटम्स है क्या। वो आइटम्स है जो थोड़े से मटेरियल है। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल नहीं, मटेरियल मतलब अपने आप में, साइज में और नेचर में इतने इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ नहीं सकते। जैसे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट था, मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज मटेरियल। कि मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो मुझे शादी करनी थी, लेकिन मुझे एक आंख से दिखता ही नहीं है और एक आंख खुलती भी नहीं है, ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है। माय हस्बैंड शुड नो दिस।
अब मैं उनके सामने ऐसे करके आंख करके तो चली गई, और उनको ऐसे जब आंख बंद हुई तो उनको बोल दिया कि ये कुछ हनी बी खा गई। मेटीरियल मिस इंफॉर्मेशन है ये। तो मेटीरियल मीन्स विच इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड नेचर। ऐसा कुछ हुआ नहीं था यार, डोंट टेक इट सीरियसली। साइज एंड नेचर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका डिस्क्लोजर बहुत एसेंशियल है टू टेल द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी टू एनीवन एल्स। यानी आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कंपनी के परफॉर्मेंस बता रहे हैं ना, वो परफॉर्मेंस को बताने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। दे आर एक्सेप्शनल आइटम्स। कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इनके? बिल्कुल। नंबर 1, आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू का नीचे गिरना। मतलब इन्वेंट्री आप जिसमें डील करते हैं, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नाउ लेट्स सपोज आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स। मेरा एक रेफ्रिजरेटर की वैल्यू आती है ₹18,000, एंड सडनली वर्लपूल मार्केट में आया और उसने मेरे बिजनेस की बैंड बजा दी। तो मेरे ये जो फ्रिजेस है, अब ये मुझे सस्ते में बेचने पड़ेंगे 12,000 में। आपको ऐसा नहीं लगता कि इन्वेस्टर को ये चीज पता होनी चाहिए, या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड कर रहा है उसको ये पता लगना चाहिए कि अब मेरे पास अगर कोई भी क्लोजिंग स्टॉक में आइटम है, वो कितने पे दिखना चाहिए? अब 12,000 पे, not 18,000 पे. So this write down of 6,000, it should be known to everyone. This is an exceptional item. Usually आपका स्टॉक 2 महीने 1 महीने के अंदर अंदर वैल्यू नीचे नहीं गिर जाती है उसकी। अभी तो बना के तैयार किया होगा, कोई 4 साल पुराना मटेरियल थोड़ी पड़ा है। इसकी वैल्यू का गिरना इज एन एक्सेप्शनल आइटम। कैन वी हैव अनदर एग्जांपल? यस, अगर आपके कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस क्लोज हुए हैं, एक्सेप्शनल आइटम। रोज रोज थोड़ी हमारे बिजनेस बंद होते रहते हैं। तीसरा, इम्पेयरमेंट ऑफ पीपीई। व्हाट इज दिस इम्पेयरमेंट? पीपीई क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट, पेड़ों वाला प्लांट नहीं, इक्विपमेंट विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन। इम्पेयरमेंट होता है इनकी वैल्यू में गिरावट आना, रिडक्शन आना, इनकी वैल्यू गिरना। आम बात नहीं है। यूजुअली पीपीई की वैल्यू अगर एकदम से गिर जाए तो वो काफी चिंता की बात होती है, यानी कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी या प्लांट ऑब्सोलीट हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है। दिस इज अगेन एन एक्सेप्शनल आइटम। देन नेक्स्ट, आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, उसके ऊपर लॉस या गेन होना, दोनों, दैट इज एन एक्सेप्शनल आइटम। व्हाई? आप फिक्स्ड एसेट बेच ही क्यों रहे हो? एक बिजनेस के लिए अपना फिक्स्ड एसेट बेचना कोई आसान बात नहीं होती। इट्स नॉट अ नॉर्मल रूटीन थिंग। मजा नहीं आया इसलिए मैंने अपना शुगर प्लांट बेच दिया। अबे कोई मजाक चल रहा है क्या? शुगर प्लांट बेच दिया? आई मीन घर में भी ऐसा नॉर्मली होता है क्या? आज मन नहीं कर रहा, रद्दी बेच देते, बात समझ आती है। आज मन नहीं कर रहा, क्यों नहीं इस घर को ही बेच देते? ऐसा थोड़ी होता है यार। दैट इज एन एक्सेप्शनल आइटम। तो उस पर चाहे गेन हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, इट मस्ट बी रिपोर्टेड सेपरेटली। देन लिटिगेशन सेटलमेंट्स। चलो अब लिटिगेशन सेटलमेंट्स पे आपको एक केस बताती हूँ। आई डोंट नो कितना रियल है, मैंने भी सुना ही है लोगों से कि न्यूज़पेपर में पब्लिश था कुछ साल पहले। एक सिटी में एक देयर वाज अ गर्ल हु वाज गोइंग टू बी मैरिड। शी गॉट हर ड्रेस स्टेज्ड फ्रॉम अ बुटीक, और उन बुटीक वालों ने उसकी ड्रेस खराब कर दी। दैट गर्ल सूड दैट बुटीक, और उसको सू करके 1 करोड़ का क्लेम उसने किया, और कोर्ट ने उसको अप्रूव भी किया। दैट इज अ लिटिगेशन सेटलमेंट। हमने इसी तरह का क्लेम जॉनसन एंड जॉनसन के केस में देखा। आई डोंट नो मैगी का तो क्या हुआ, मैगी। हाँ, लेकिन लिटिगेशन पे सेटलमेंट्स अगर है, दैट बिकम्स एन एक्सेप्शनल आइटम जो एक कंपनी को बताने चाहिए। बहुत सारे बिल्डर्स के ऊपर इस तरह के केसेस डालते हैं लोग। हम दिल्ली एनसीआर में तो हर 2-3 दिन के बेसिस पे ये देखते हैं। ये अभी रिसेंटली वन ऑफ द बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड इन गुड़गांव, जी उसके भी बिल्डर पे कुछ इस तरह का लिटिगेशन हो रहा है। एफआईआर लॉन्च हुई है, अब कोर्ट केस चलता रहेगा, और जब कोर्ट ये बोलेगा कि आपको हर हाउस ओनर को इतना इतना कॉम्पनसेशन पे करना है, दैट इज अ लिटिगेशन सेटलमेंट। अगर कंपनी अगेंस्ट इस तरह की कोई चीज चल रही है,
दैट इज एन एक्सेप्शनल आइटम। ये आम बात नहीं है कि आपके किसी कस्टमर ने आपको कोर्ट में घसीटा हुआ है। देन नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। मतलब आप पहले तो बोलते हैं कि मैंने एक डेटर क्रिएट किया, मतलब एक रिसीवेबल क्रिएट किया, ऐसा लग रहा है उसके ऊपर बैड डेट्स होंगे तो प्रोविजन बना लिया। आज सडनली ये इस प्रोविजन को आपने रिवर्स कर दिया। इट्स नॉट वेरी नॉर्मल। पहली बात तो प्रोविजन जिस दिन बनाया होगा वही नॉर्मल नहीं है, पर चलो बिजनेस में ऐसा होता है। आज ऐसा कैसे हो गया कि आप उस प्रोविजन को रिवर्स करना चाहते हैं? यानी पहले गलती करी थी क्या, या पहले प्रॉफिट को कम करने की कोशिश की थी? ये बहुत सस्पिशियस चीजें होती हैं, क्योंकि इन चीजों में ना बड़ा झोलझाल कंपनीज करती हैं। आज प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, प्रोविजन दिखा दो यार, बैड डेट्स होने वाले हैं। इस साल प्रॉफिट कम हुआ, ऐसा करो उस प्रोविजन को रिवर्स कर दो, वरना शेयर होल्डर मारेगा कि तुमने प्रॉफिट ही अच्छा नहीं कमाया, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाऊं, प्रोविजन को रिवर्स कर दो। ऐसे नहीं होता भाई, आपका इन्वेस्टर विल फील चीटेड। सो दीज आर एक्सेप्शनल आइटम्स, जो IAS 1 नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी बोल दिया कि इनको एक्सेप्शनल आइटम बना के ट्रीट करना है। एंड देन लास्ट, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। किस चीज की रीस्ट्रक्चरिंग? बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस का रीस्ट्रक्चर होना मतलब आप उसमें बहुत मेजर चेंजेस कर रहे हैं। शायद कुछ टीम्स एलिमिनेट कर रहे हैं, शायद कुछ नई टीम्स लॉन्च कर रहे हैं। यानी रीस्ट्रक्चरिंग एक बीमार बिजनेस के लिए की जाती है, उसको रिवाइव करने के लिए। आइडिया होता है इज टू रिवाइव। ऐसा क्यों है? द इन्वेस्टर मस्ट नो दिस, कि रीस्ट्रक्चरिंग पे कॉस्ट अगर इनकर की जा रही है, इसका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। ऐसा क्या दिक्कत हो रही है? ही हैज द राइट टू नो। और अगर लॉस का कारण नहीं है तो बता दो, एटलीस्ट डिस्क्लोज इट। सो एक्सेप्शनल आइटम्स के ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिकली एक चीज बोली जाती है, P&L में इनकी एंट्री जरूर जानी चाहिए, दे शुड बी देयर। और दूसरा, नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियरली आपको डालना है कि ये किस नेचर के हैं, यानी एक्सेप्शनल आइटम है क्या। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू गिरी है, क्यों गिरी है, कितने अमाउंट से गिरी है, किस कारण से गिरी है, क्या ये लॉन्ग टर्म गिरावट है या ये थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। सो एवरी डिटेल शुड बी देयर इन द नोट्स टू अकाउंट्स, बट द अमाउंट ऑफ दैट एक्सेप्शनल आइटम मस्ट बी देयर इन द P&L। वन एंट्री इन P&L एंड एक्सप्लेनेशन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। द होल इंटेंट इज कि इन्वेस्टर जो भी रीड करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ही शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। इसी का नतीजा है कि जिस भी कंपनी के फाइनेंशियल्स उठाओगे वो कम से कम 300-400 पेजेस के निकलेंगे। दैट्स द होल रीजन। ठीक है। सो अभी तक मैं आपको सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम्स ये थोड़े बहुत दिमाग में होने चाहिए। यही क्वेश्चन एक आध बार कभी आया है पिछले 5 सालों में, उसके अलावा अभी तक में से कुछ भी एग्जाम में आया नहीं है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L और OCI पे। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये बुक का ही एक्सट्रैक्ट है, कैप्लन का ही। कैसे चलते हैं इसको? सिंपल स्टेटमेंट ऑफ P&L की तरह बनाएंगे। इट विल स्टार्ट फ्रॉम रेवेन्यू, देन जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक होता है, प्लस परचेजेस होते हैं, प्लस एनी डायरेक्ट एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल को आप माइनस करते हो तो GP आता है। अब वो T शेप से नहीं बनाते हैं, ये दिस इज नॉट देयर, अब ऐसे बनता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। दीज आर योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस चलाने के खर्चे। आप लोगों की सैलरी यहां आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, बिकॉज यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। GP से पहले वाले सारे प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने वाले अमाउंट्स आते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको बेचने से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। इट कैन बी सुपरवाइजर सैलरी, जो डायरेक्टली उसको सुपरवाइज नहीं कर रहा है, ओवरऑल ऑपरेशंस देख रहा है। CEO, डायरेक्टर, आप लोगों की सैलरी। देन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आपके मेन बिजनेस के प्रॉफिट्स है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद आता है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट आपकी पर्सनल फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से अराइज होती है। आपके पास पैसे नहीं थे, आप बैंक से लोन ले आए, उस पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे दैट इज फाइनेंस कॉस्ट।
इन्वेस्टमेंट इनकम, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे आने वाली इनकम, यानी ये दोनों आइटम्स आपके मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है। दिस गिव्स राइज टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके ऊपर टैक्स दे दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इसी अमाउंट के ऊपर टैक्स ले लेगा, लेकिन आपको तो फायदा नुकसान और भी दिखाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे एसेट्स को फेयर वैल्यूएशन पे लेके जाते हैं, वो जाएगा ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। आपके रीवैल्यूएशन पे होने वाला गेन या लॉस, फेयर वैल्यू पे होने वाला गेन और लॉस ऑन फाइनेंशियल असेट्स, ये आगे चल के अलग चैप्टर्स है। नेक्स्ट चैप्टर है आईएएस 16 वाला, आईएफआरएस 9 ये 8वां 9वां चैप्टर है। लेकिन पॉइंट ये है, ये दोनों के दोनों गेन्स असल में अभी हुए नहीं है या लॉसेस हुए नहीं है। जब किसी भी फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे तो जाके ये फायदा या नुकसान होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो पहले ही टैक्स ले लेगा, इसलिए इसको यहां नहीं लेना, इसको बाद में लेना होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। दिस विल गिव यू टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस ओसीआई के आइटम्स विल गिव यू टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है जो काफी अलग सा है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ये मैंने यहां डिटेल में भी डाल दिया। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज रियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस प्लस ये अनरियलाइज्ड वाला। सो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये नया है आप लोगों के लिए, बार बार काम आएगा जो। ठीक है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम No. हो कि गए? No, ma'am. All okay. ऑल ओके? All ओके okay, ma'am. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ओसीआई के आइटम्स का भी क्लासिफिकेशन है, ये थ्योरी में ही काम आता है, ज्यादा इस पे अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि बुक में दिया हुआ था इसलिए मुझे यहां लेना पड़ा, अदरवाइज इसमें से कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ओसीआई में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में जाके पीएनएल में चले जाएंगे, और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो पीएनएल में कभी भी नहीं जाएंगे। मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम आइटम्स ऐसे डाल रहे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, क्या कभी भी वो पीएनएल में जा पाएंगे? हो जाएंगे तो चले जाएंगे पीएनएल में भी। यानी कि इसके एग्जांपल्स में क्या ले, आपने अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस है वो आप बाद में पीएनएल में ले जा सकते हैं जब असल में वो हो जाएगा। यानी फॉरेन करेंसी में किसी को भी पैसा आपने फाइनली दे दिया तो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस या फायदा हुआ वो पीएनएल में चला जाएगा, लेकिन ये तो सिलेबस में ही नहीं है। दूसरा आइटम कैश फ्लो हेजिंग, हेजिंग भी सिलेबस में नहीं है। बचता है एक आइटम जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जब फेयर वैल्यूएशन की जाती है उसका अमाउंट चला जाता है पीएनएल में। अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर नंबर 9 में आएगा, तब डिटेल में पढ़ेंगे। तब वापस से ये वाली पीपीटी खोल के दिखाऊंगी कि वहां पे ये इसकी बात कर रहे थे। यहां इन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने ये उम्मीद लगा ली कि पहले ही दिन में हम 9th चैप्टर का भी एक थोड़ा सा फील दे देते हैं, इसलिए मैंने भी डाल दिया। तुम्हें दिखेगा ये बुक में, फिर तुम मुझसे पूछने आओगे, बेटर है मैं पहले ही डाल दूं। अब कौन से आइटम्स हैं जो कभी भी पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं होंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कौन सा है? फिक्स्ड एसेट है, यानी कि लैंड है, इसकी वैल्यू साल दर साल बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू को रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू डाला जाता है। यानी ओसीआई में जब आप इस गेन को लेंगे कुछ तो नाम से लेंगे, तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से लेंगे। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस वापस से पीएनएल में कभी नहीं जाता कि हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को पीएनएल में ले जाएं। नो, जब असेट बिकेगा तो गेन और लॉस के नाम से आएगा, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से कोई आइटम पीएनएल में कभी भी नहीं जाएगा। दूसरा, एक इधर आइटम था रीमेजरमेंट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इधर है रीमेजरमेंट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ये दोनों एक ही चैप्टर के हैं और आईएफआरएस 9 के आइटम्स है ये। यानी जब डेट इंस्ट्रूमेंट्स को फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे तो वो पीएनएल में जा सकता है, लेकिन जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को फेयर वैल्यू पे लाएंगे वो कभी भी पीएनएल में नहीं जाएगा। अब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, वो आगे वाले चैप्टर्स में आएगा।
अभी तुम सिर्फ इसका नाम याद रखो कि ये भी कुछ नाम के आइटम्स होते हैं। अब आते हैं बैलेंस शीट पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाई थी, सबसे पहले एसेट्स आते हैं, नॉन करंट एसेट्स, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। फिर करंट एसेट्स आएंगे, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। एक अलग IFRS का। IFRS 5 अलग चैप्टर है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आती हैं, फिर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स डाल देते हैं, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी डाल देते हैं। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में शेयर प्रीमियम, डिविडेंड, ये सारी चीजें चली जाती हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज आती हैं, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो 12 महीने बाद में पे होंगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स एक अलग चैप्टर है। करंट लाइबिलिटीज जो 12 महीने के अंदर अंदर ही आप पे करेंगे, यानी ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट टैक्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होगा। अगर एग्जाम में ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच नहीं करे, टाइप करने की जरूरत नहीं है, यहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो मेजरली अब आपको ध्यान क्या रखना है, एसेट साइड आएगी। एसेट साइड में हम सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लेंगे, उसके बाद में हम करंट एसेट्स लेंगे, और ये हमारे एसेट साइड का टोटल आ जाएगा। दूसरा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम सबसे पहले तो इक्विटी कैपिटल लेंगे, उसके बाद में हम नॉन करंट लाइबिलिटीज लेंगे, यानी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, और उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज लेंगे। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें। तो ये डिटेल्ड फॉर्मेट है, इन्होंने यहां पे कुछ आइटम्स डाल दिए। आप मेजर को ध्यान रखो कि बड़ा बड़ा मेजर ये आने वाला है, फटाफट इसको लर्न कर लो। नहीं तनिष्क, पहले एसेट्स आते हैं अब, इसीलिए मैंने ये फॉर्मेट इसमें डाला। नाउ यू हैव टू गिव द एसेट्स फर्स्ट। फटाफट इसको लर्न करो, फिर क्वेश्चंस इस पे बेस पूछूंगी। हाँ तनिष्क बोलो। ओके मैम, ओके ओके, जल्दी जल्दी। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स आते हैं और करंट एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आते हैं। सीक्वेंस तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन करंट एसेट्स पहले नहीं आने, पहले नॉन करंट ही आने हैं। पहले नॉन करंट फिर करंट। इक्विटी लाइबिलिटीज में सबसे पहले इक्विटी, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जिन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, और तीसरी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लर्न कर लो फटाफट। डन हो गया? हाँ जी मैम, हो यस गया। मैम। चलिए, अब आपने आज तक की डेफिनेशन में ये सुना होगा कि करंट असेट वो होते हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा देंगे। मैंने भी यही बोला, लेकिन हम तो ACCA कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ये तो ऊपर ऊपर की डेफिनेशन है, थोड़ा सा डीप में जाते हैं। करंट एसेट्स वो असेट्स होते हैं जो या तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर सेटल हो जाएंगे, यानी पैसा आ जाएगा 12 मंथ्स के अंदर अंदर, या फिर जो कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रिकवर हो जाएंगे। अब ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ध्यान से सुनना। एक केस का एग्जांपल देती हूं, खुद सोच के बताना कि ये सवाल भी क्यों उठ रहा है यहां पे। हम एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, वी आर मेकिंग एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मतलब प्लेन्स, और प्लेन बनाने के बाद में हम कुछ एयर इंडिया को बेच देते हैं, कुछ किसी और को बेच देते हैं, कुछ लुफ्तांजा को बेच देते हैं, कुछ किंगफिशर को बेच देते हैं, वो बंद हो गई, चलो किसी और को, इंडिगो को बेच देते हैं। लेकिन हम बनाते एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट बनने में लगते हैं 2 साल, 2 years। तो एयरक्राफ्ट में जो भी व्हील्स लगेंगे, सीटें लगेंगी, एयरक्राफ्ट में इंजन लगेगा, बॉडी जो लगेगी, ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? क्या बोलते हो? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट।
current assets है because now the operating cycle comes into picture. मैम वो 2 करंट साल की मैम है। करंट एसेट्स एक्चुअली में उसकी इन्वेंटरीज होगी जो उसके अंदर लगने वाली हो। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ध्रुव। इन्वेंट्री क्या होती है? जो सामान आपका मेन प्रोडक्ट है जिसे आप बेच रहे हैं, इन्वेंट्री बनाने में जो जो भी चीज लगेगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट क्या होता है? प्रियंका, यू सेड नॉन करंट एसेट। हाँ जी मैम। हाँ सुनो, नॉन करंट एसेट क्या होता है? जिसे हम कभी भी बेचते नहीं है, विच इज नेवर मेंट फॉर रीसेल, रादर which is used in the production process. Are you going to use the aircraft for further production? No. नो। Your main product is aircraft itself. You are selling the aircraft. यानी एयरक्राफ्ट तो आपकी इन्वेंट्री का आइटम है जिसे आप तैयार करेंगे और बेच देंगे। जो भी रीसेल के लिए यूज करते हैं उसे हम इन्वेंट्री में कंसीडर करते हैं। Yes, absolutely. Something which is meant for resale or something which you are producing to sell, that is your inventory. अब आते हैं, अब तुम बिल्डर हो, तुम एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बना रहे हो और उस कॉलोनी में ये अलग अलग फ्लैट्स तुम बेच रहे हो। नाउ आर दीज फ्लैट्स नॉन करंट एसेट्स फॉर यू? नो, इट विल बी No, करंट ma'am, एसेट current क्योंकि वो हमारा They are business है। current assets. They are your inventory. आपका मेन प्रोडक्ट है वो, और इन रेजिडेंशियल यूनिट्स को बनाने में 1 साल से तो ज्यादा ही लग जाता है। Yes, ma'am. इसीलिए ये स्टैंडर्ड्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि सिर्फ 12 महीने से मत देखो, आप ये देखो कि आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का अगर पार्ट है कोई भी आइटम। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? जिससे आपका मेन प्रोडक्ट बनता है। अगर कोई भी खर्चा उससे रिलेटेड है, दैट खर्चा विल क्रिएट अ करंट असेट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग साइकिल। यानी यहां पे ब्रिक वाला, सीमेंट वाला, टाइल्स वाला, बाथरूम फिटिंग वाला, डोर्स वाला, अगर ये लोग मेरे किसी भी तरह से खर्चा करवाते हैं, वो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल में आएगा, पहली बात। उसके अलावा अगर इनको, इन यूनिट्स को बेच के मेरे रिसीवेबल्स क्रिएट होते हैं, तो वो रिसीवेबल्स भी करंट एसेट में जाएंगे। मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, उससे बचा हुआ रिसीवेबल आ रहा है। अगर कुछ यूनिट्स Okay, बिकी नहीं है, receivables. वो इन्वेंट्री है। समझे? कुछ यूनिट्स बिकी नहीं है, वो इन्वेंट्री है। क्या बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। सो एफआर के लेवल पे एक एडिशनल चीज जो आपने सीखी वो ये कि हम करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का बाइफरकेशन सिर्फ 12 महीने के हिसाब से नहीं देखते। वी सी इट इफ दैट इज फॉलिंग अंडर द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ही 2 साल की है, तो 2 साल में होने वाले जितने भी आइटम्स हैं वो सब करंट में जाएंगे। आइदर दे विल क्रिएट अ करंट एसेट और अ करंट लाइबिलिटी। आप उनका पेमेंट नहीं करोगे तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं बनेंगे, करंट लाइबिलिटी बनेंगे। तो करंट बनाने के लिए 12 मंथ्स प्लस नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल दोनों देखनी है। इस चीज का ध्यान रखना। नाउ दिस इज द लेवल ऑफ एफआर। हम थोड़ा सा ज्यादा चीजें सीखेंगे। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में मैंने आपको बताया ही था, शेयर प्रीमियम आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा जो हम ओसीआई से फेयर वैल्यूएशन पे क्रिएट करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट रिजर्व आएगा। ये यूजुअली आपको पूरी बुक में दिखेगा नहीं, लेकिन शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखेगा। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे। ये 5 सालों में एक बार आता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बुक में दिया हुआ है तो मेरी ड्यूटी आपको कराना। आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी के बैलेंस में क्या चेंज है वो हम इसमें नोट करते हैं। अब जैसे ये 2018 का है, बुक में भी 18 का ही बनाया हुआ है ये, लेट्स टेक इट एज 18। ओपनिंग वैल्यू है ये, ओपनिंग वैल्यू शेयर कैपिटल की, प्रीमियम की, रिवैल्यूएशन की, रिटेन्ड अर्निंग्स की, ये टोटल इक्विटी आ गई। इसमें अगर इस साल के कोई एडजस्टमेंट्स हैं वो कर दो, कोई डिविडेंड दिया गया है वो दे दो, डिविडेंड से आपकी रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी। अगर शेयर कैपिटल इश्यू की है तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ गई। अगर प्रीमियम पे इश्यू हुई है, प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। और कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स में पैसा डाला गया है, डाल दो। यानी नट शेल में आपको क्लोजिंग बैलेंस पे आना है, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना है। ओपनिंग में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। क्या एडजस्टमेंट्स होंगे?
हो सकता है इक्विटी इशू की गई हो तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रीमियम पे इशू की गई हो प्रीमियम बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई अमाउंट डाला गया है, बढ़ा दो रिवैल्यूएशन सरप्लस को ओसीआई से, रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई है तो कम कर दो, बढ़ी है तो बढ़ा दो। लेकिन ये कभी भी बनाने को नहीं आता। ये लिटरली जो एफआर में 80 मार्क्स भी लाए हैं वो भी इसको बेचारे ऊपर ऊपर से ही स्विम करके चले जाते हैं। अब लास्ट चीज पे आते हैं इस चैप्टर की। ये तो सारी उन एंटिटीज की बात हो रही थी जो प्रॉफिट कमाती हैं। क्या कुछ एंटिटीज ऐसी भी हैं जो बिना प्रॉफिट के पर्पस के काम करती हैं? बिल्कुल, यस मैम। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। इस पर्टिकुलर चैप्टर ने 11th-12th में स्टूडेंट्स को बहुत दुखी किया होता है सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट को लेके। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहां कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा ऐसा टॉपिक पढ़ना है। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, इनका फाइनेंशियल एम क्या होता है? वैल्यू फॉर मनी देना। यानी कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप क्या उम्मीद करेंगे? अगर वहां पे कंसल्टेशन फीस 10 रुपीज है तो 10 रुपए के लायक तो सर्विस दो यार, यही उम्मीद करोगे। हालांकि 10 रुपए के लायक तुम कुछ उम्मीद करोगे नहीं, चलो मेट्रो में तो करोगे। दैट फिट्स हियर, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए चालू नहीं हुई है। दे आर कंसेशनल फैसिलिटीज एंड द सेम अप्लाइज टू इंडियन रेलवेज ऑल्सो। बीच में अभी आई वाज जस्ट रिसर्चिंग दिस, फर्स्ट क्लास एसी का फेयर रेलवेज का फ्लाइट टिकट से भी ज्यादा का है, बट यू डू नॉट गेट दैट वैल्यू फॉर मनी बिकॉज ऑफ क्लेनलीनेस इश्यूज। दैट इज वैल्यू फॉर मनी। तो इनका फाइनेंशियल एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वैल्यू फॉर मनी देना होता है। दूसरा, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है इनका? इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि इनका सोर्स ऑफ फाइनेंस मेजरली गवर्नमेंट डोनेशन रहे। या तो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती रहे या डोनेशन देती रहे, ग्रांट देती रहे। इनका मेजर एम यही रहता है कि हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस यहीं से ही आए। और तीसरा, इनके मैनेजर्स कौन है जो आंसरेबल है? दे आर दी ट्रस्टीज, या फिर गवर्नमेंट या फिर जनता। यानी मैनेजर्स किसकी तरफ अकाउंटेबल है? पब्लिक एट लार्ज की तरफ। इनको चलाने वाला कौन है? या तो सरकार है या फिर ट्रस्टीज है। इस पूरे टॉपिक में इसके अलावा कुछ नहीं है करने को, इसलिए डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा। कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये बुक में था इसलिए मुझे डालना पड़ा। एंड दिस पर्टिकुलर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज इसलिए हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कवरेज से बाहर हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस इशू दे आर केप्ट आउट ऑफ ऑल कॉम्प्लायंसेस। यानी इनके ऊपर कोई खास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के रूल्स नहीं लगते, क्योंकि जनता इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। इनके शेयर्स ही नहीं है जिनमें ट्रेडिंग की जा रही हो। हाँ, कंपनी लिस्टेड होती है तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये क्लियर कट बाहर निकल जाते हैं। तो इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनता के लिए नहीं बनाने हैं, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब तो मेंटेन करना चाहिए ना। इसके लिए इनको अपनी इनकम्स, खर्चे और ये किस तरह से काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग करनी होती है बस। इनमें बीच में पिक्चर में आता है 3 E's का कॉन्सेप्ट। ये E's कौन से? इफेक्टिवनेस, कितने इफेक्टिवली ये काम कर रहे हैं, जो काम इनको दिया गया है कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमी, कितना सस्ते में इकोनॉमिकली काम कर रहे हैं। एंड एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। 2 टर्म्स में यहां कंफ्यूजन आता है, एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस में। एफिशिएंसी होती है आप कितनी अच्छी तरह से रिसोर्सेज को यूज करते हैं, इफेक्टिवनेस होती है आप फाइनल आउटकम क्या दे रहे हैं, आर यू इफेक्टिव और नॉट। जैसे इसको डॉक्टर के केस से समझते हैं। एक डॉक्टर की फीस है 100 रुपीज पर कंसल्टेशन, इकोनॉमिकल है, सस्ता है। एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंटली काम करता है वो दिन के 50 पेशेंट देख लेता है। एफिशिएंसी गजब की है। अरे भाई 50 पेशेंट तो देख लेता है, इकोनॉमिकल भी है, पेशेंट का इलाज होता है कि नहीं होता है, दैट इज इफेक्टिवनेस। इसी को सर्जरी से देखो कि रोज के 500 ऑपरेशंस करता है, अरे बाप रे तो इफेक्टिवनेस का क्या होगा? लोग ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वो तो ऑपरेशन कर देता है, लेकिन लोग ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, दैट इज इफेक्टिवनेस। उसकी तो एफिशिएंसी है 500 ऑपरेशन करने की। इफेक्टिवनेस
है कि नहीं है. So effectiveness is if that particular organization is able to achieve its objectives or not. इसी वजह से इनको काफी सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं कि तुम रहने दो यार, तुम मत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में घुसो. तो स्पेसिफिकली इनको 2-3 ही फॉलो करने हैं. कौन से 2-3? एक तो इन्वेंट्री वाला स्टैंडर्ड, नॉन करंट एसेट्स वाला स्टैंडर्ड, और अगर कोई एसेट लीज पे लिया हुआ है तो लीज वाला स्टैंडर्ड. ये लीज क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है. इनको सिर्फ ये 2-3 स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करने होते हैं, सारे नहीं करने, क्योंकि जनता के पास तो इनके फाइनेंशियल्स पहुंच ही नहीं रहे, ये तो ऊपर ऊपर ही कहला रहे हैं. एंड विद दिस चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है. कितनी देर में कंप्लीट कर दिया हमने? 1.5 आवर्स की क्लास में. लेकिन अभी तुम्हारी छुट्टी नहीं हो रही है, वापस पीछे चलते हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुमसे पूछूंगी और आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि आपने क्या समझा, क्या सुना. फटाफट से 5 मिनट में ब्रश अप कर देती हूं, फिर पूछती हूं. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस में 5 आइटम लर्न करने की जरूरत नहीं है. बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, लर्न करने की जरूरत है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. P&L को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. उसके साथ एक और क्या जुड़ा हुआ होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. बस यहां से यही करना है. आगे बढ़ते एक्सेप्शनल आइटम्स में. ये जो 6-7 एग्जाम्पल है इन्हीं को ध्यान रखना. पहला एग्जाम्पल, रिटन डाउन या राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू. दूसरा एग्जाम्पल, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. तीसरा, impairment of property, plant and equipment, PPE. Then gain or loss on disposal of any fixed asset, litigation settlements, reversal of provisions and restructuring costs. फटाफट से इनको एक बार दिमाग में बिठा लो, फिर स्क्रीन उड़ा दूंगी. Good evening, ma'am. Can I ask you one thing? हाँ पूर्व, बोलो. Ma'am, as you said, IRCTC is a not-for-profit organization, but recently we know that trading is being done in their shares and their shares are issued. So what I'll tell you, their intention is not to make profits, but they make profit. They may make profits. और गवर्नमेंट आजकल चाहती है लोगों का स्टेक बढ़ाना, but is their intention making profits? No, public welfare. हाँ, दैट्स द इंटेंट. तो ऐसा नहीं होता कि कोई नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी प्रॉफिट कमाएगी ही नहीं, बहुत सारी कमाती है. जैसे टाटा कैंसर हॉस्पिटल है इंडिया का, मुंबई में है. ये मुंबई वालों को पता होगा, वो हैवी प्रॉफिट्स में है. ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट के लिए बनाया गया हॉस्पिटल है. इट्स टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं है. वहां पे अगर कोई टेस्ट 2000 का होता है, वही टेस्ट मार्केट में 20,000 का होता है. बट उनका साइज ऑफ पेशेंट्स, डिलीवरिंग दी सर्विसेज इतना बड़ा स्केल का है दैट दे आर नॉट लॉस मेकिंग. उनको फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती. वो अपने आप में हर चीज को निकाल रहे हैं, अपनी हर कॉस्ट को निकाल रहे हैं. आई मीन, नहीं आप लोगों को भगवान करे कभी भी जाने का मौका मिले, पर वैसे अगर कभी यूट्यूब पे देखो ना, इट्स अ बिग एग्जाम्पल ऑफ एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन रनिंग एट सच अ लेवल कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मात किया हुआ है उसने. लिटरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े उसके आगे फेल है. मैम, और जनरली उसको सरप्लस बोलते हैं ना, प्रॉफिट नहीं बोलते हैं. जो वो प्रॉफिट नहीं बोलते बिकॉज इरादा इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. हाँ, राइट. सो इट इज टर्म्ड एज सरप्लस. ठीक है. अच्छा, लॉस भी नहीं है, डेफिसिट बोलते हैं उसको, लॉस को भी डेफिसिट. अच्छा, सो समवन इज आस्किंग रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट क्या है. सो बच्चे, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? एक कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको थोड़े से चेंजेस करने चाहिए. किस तरह के चेंजेस? सो रीस्ट्रक्चरिंग किसी को अक्वायर करके भी हो सकती है, डिस्पोज ऑफ करके भी हो सकती है. जैसे एक कंपनी है, वो 4 पर्टिकुलर रीजन्स में ऑपरेट कर रही है. इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है. कुछ टीम्स ऑस्ट्रेलिया में बैठती हैं, कुछ टीम्स इंडिया में बैठती हैं. अब इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करी, इंडिया में टीम्स को ज्यादा बिठाओ, ऑस्ट्रेलिया से टीम्स उठा लो, यानी वहां की टीम्स को नौकरी से निकालो, मैन पावर कम करो. कोविड के टाइम पे रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हुई? बहुत सारे लोगों को तो नौकरी से निकाल दिया गया, बचे कुचे उनको वर्क फ्रॉम होम पे भेज दिया गया. दिस इज अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग.
अब इस रीस्ट्रक्चरिंग में कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। किस तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? अगर आपने कोई भी यूनिट बंद की होगी ना, उसके खर्चे होंगे। डिसमेंटलिंग मशीनरी, एम्प्लॉय को निकालोगे तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी टाटा बाय बाय कल से मत आना, ऐसे थोड़ी होता है। आपको उनको कॉम्पनसेशन देना होगा। फोर्ड ने जब अपने यहां से ऑपरेशंस उठाए, इंडिया से ऑपरेशंस उठाए, हर चीज को वाइंड अप किया होगा, हर कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया होगा। कई कॉन्ट्रैक्ट्स पे तो पेनल्टी भी दी होंगी, क्योंकि वो क्लोज करने से पहले ही अगर क्लोज करना चाहेंगे, इट विल अट्रैक्ट पेनल्टीज। तो रीस्ट्रक्चरिंग की भी कॉस्ट आती है। एंड रीस्ट्रक्चरिंग मेजरली एक तरह का इंप्रूवमेंट होता है जब आपकी टीम्स में बड़े बड़ी शफलिंग होती है। इसका एग्जाम्पल तुमने और तो कैसे देखा होगा, क्योंकि ये किसी बिजनेस का अंदरूनी मामला होता है। इट्स एन इंटरनल टाइप ऑफ अ थिंग। ठीक है। जी layoffs, yes, Purv, absolutely right. VRS, yes, absolutely Ajay. VRS of employees. जब बैंक्स में कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों को चल के VRS ऑफर कर दी गई थी, क्योंकि जो ओल्ड एज के लोग बैंक्स में काम करते थे ना, उनको नहीं समझ पे आ पा रहे थे कंप्यूटर्स, तो उनको बोल दिया गया था भैया VRS ले लो। तो VRS का पेमेंट तो करोगे, क्योंकि इनको एक साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बहुत पैसा मिलता है VRS पे या रिटायरमेंट पे। दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। सारे के सारे ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर किया गया था। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्लियर है ये? चलो, एक्सेप्शनल आइटम्स का ट्रीटमेंट, एंट्री पीएनएल में जाना, दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन होना। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं आपको, इसमें कुछ भी नहीं है करने का। ओसीआई के आइटम्स, बस ये हेडिंग ध्यान रखना, दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। आइटम्स विच कैन बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल इन द फ्यूचर, आइटम्स विच विल नेवर बी रिक्लासिफाइड। ये एग्जांपल्स अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, यू हार्डली गेट क्वेश्चंस फ्रॉम देम। यहां ये याद करना है, कोई भी आइटम चाहे वो असेट हो या लाइबिलिटी हो, वो करंट असेट या करंट लाइबिलिटी तब बनता है जब या तो उसका सेटलमेंट 12 मंथ्स के अंदर अंदर हो रहा हो, या फिर वो एक बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट हो। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में क्या क्या आएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, शेयर प्रीमियम आएगा और इन्वेस्टमेंट रिजर्व आएगा। पहले असेट्स आते हैं। असेट्स में सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, फिर करंट असेट्स, फिर आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें सबसे पहले आती है इक्विटी, फिर आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर आती है करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये अंदर के आइटम्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्नड। इसमें कुछ नहीं करना। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज में 3 E's के फुल फॉर्म, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। 3 E's हो गया। हो गया, हो गया, हो गया। हाँ जी मैम। चलो, अब चैट बॉक्स पे अपने अपने हॉट सीट पे बैठ के तैयार हो जाए। चैट बॉक्स खोल ले, उसमें मुझे हाईलाइट कर ले। प्लीज डू नॉट मार्क द आंसर्स टू द होल बैच, एवरीवन को नहीं, सिर्फ मुझे मार्क करना। एक एक करके क्वेश्चंस पूछूंगी, चैट बॉक्स में लिखते जाना। क्वेश्चन लेके आ रही हूं स्क्रीन पे। सब रेडी? चैट बॉक्स यूज करना आता है ना सबको? अच्छा, वन मोर थिंग, whoever is giving this paper as the first paper, अगर आपको एक्सेल नहीं आती है, मैं धीरे धीरे जब यूज करूंगी तो आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी, घबराना नहीं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को इस बात का डर होता है कि हमें एक्सेल तो यूज ही नहीं करनी आती। कोई बात नहीं, सिखाएंगे ना हम। इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है गाइज। चलो, मैं तुमसे बना के पूछती हूँ, नॉट ऑन दी स्क्रीन। रेडी? ओके। एक एक बिजनेस है
उस बिजनेस को पर्टिकुलरली एक मशीन तैयार करने का ऑर्डर मिला है, ये मशीनें ही तैयार करते हैं, मतलब ये बिजनेस अपने क्लाइंट्स के लिए मशीन प्रिपेयर करती है, और एक मशीन को तैयार करने में इनको लगते हैं 15 months. 15 months they take to prepare the machine which is to be sold to the client. अब इस मशीन पे लगने वाला जितना भी मटेरियल है, will it be classified as a current asset or a non current asset? जल्दी आंसर करो. A machine is prepared. तुम लोगों ने पहले ही जवाब देना चालू कर दिया ना. ओके ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, करंट असेट. यस, क्वेश्चन से गेस कर सकते हैं मैम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, इंटेंजिबल असेट का कोई भी एक एग्जांपल जल्दी से लिखो. इंटेंजिबल असेट. ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, चलो वेरी गुड. Correct, correct, correct. Goodwill, patents, trademarks, correct. Absolutely right. Next लिखो. अगर मैंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम करा है, बिकॉज मुझे उसको फेयर वैल्यू पे लेके आना है, मुझे ये कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? पीएनएल में या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में? वेरी गुड. बाकी लोग? Yes. Correct, 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 correct. Very good. OCI में, ठीक है? Excellent. Next पे आते हैं. There are 3 E's in case of not-for-profit organizations. One is economy, another one is efficiency. What is the third one? Good, 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 good. भाई साहब यहाँ तो टाइपिंग स्पीड गजब की है. वेरी गुड. इफेक्टिवनेस. यस, सो 3 E's के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, उसके अलावा तो ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं है. ओके, नेक्स्ट आइटम पे आती हूं. हाँ चलो, ये आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100% आपका आंसर इसमें करेक्ट हो. कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना भी याद आ रहा है वो लिख दो चैट बॉक्स में. What is the formula or how do we calculate cost of sales? Okay, one item is given. Yes. Okay. Yes. 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 Wow. Correct. 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 ठीक है. Opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. Absolutely right. ठीक है. अब बताओ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑल गुड ऑल गुड. यस 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 यस. मैं 3 आइटम्स बताती हूं, इसमें से बताना एक्सेप्शनल आइटम कौन सा है. फर्स्ट आइटम, अच्छा रुको मैं स्क्रीन पे लिख देती हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. आई एम गोइंग टू राइट 3 आइटम्स. उन तीनों आइटम्स में से मुझे बताना कि एक्सेप्शनल आइटम कौन सा है. स्क्रीन छोटा हो गया? चलो, आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन. दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम. यस मैम. पहला आइटम डेप्रिसिएशन. इज इट एन एक्सेप्शनल आइटम और नॉट? वो आपको जवाब देना है. हाँ जी, 1 2 3 में आप 1 2 3 लिख सकते हैं. Which one is an exceptional item? करेक्ट करेक्ट. somebody has written 2. amortization exceptional किसने लिखा है बच्चे? amortization depreciation एक ही चीज होती है. depreciation होता है नॉन करेंट असेट का, amortization होता है इंटेंजिबल असेट का. इंटेंजिबल. ठीक है, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट.
ठीक है, चलो मोर और लेस तुम्हें आज की क्लास में जो जो भी हुआ है वो तो पता है, मतलब दिख रहा है कि सुना है। इसी प्रैक्टिस को आगे ही जारी रखेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास से, मतलब कल वाली क्लास से चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे। दैट विल बी मोर टेक्निकल और उसमें से हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे कुछ करने को। तो कल वाली क्लास में जब आप बैठे, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठना। एक्सेल कैसे यूज करेंगे, हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस एक्सेल पे ही करते हैं, तो वो आपको वहां से करना आ जाएगा, डोंट वरी ऑन दैट। लेकिन सेक्शन ए और बी कोशिश करना कि आप थोड़ा सा कैलकुलेटर पे करने की उनको आदत डालें, बिकॉज अगर होम बेस एग्जाम दोगे तो वहां पे पेपर और पेन लेके बैठना अलाउ नहीं होगा। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट यूजिंग अ स्क्रैच पैड। स्क्रैच पैड क्या होता है, ये जो आपका सिस्टम होता है ना, यहां पे नीचे दिखेगा आपको, यहां इधर टाइप करना नोट पैड। ये नोट पैड आया, नोट पैड जैसा दिखता है असल का स्क्रैच पैड, इस तरह का देख पा रहे हो ये। तो एग्जाम में जो स्क्रैच पैड के नाम से रफ पेपर मिलता है ना, उसमें इस तरह से टाइपिंग हो सकती है ये। सो इट्स नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली आई विल से। कोशिश करना आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे कर लें। तो कल वाली क्लास के लिए कैलकुलेटर, पेन, पेपर, ये तीनों चीजें लेके बैठना, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी टेक्निकल, तो उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने को। ओके, अभी वाले में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंटेंट एंड द पेपर? yes सुयश, टुमारो इज द लास्ट डेमो सेशन। बाय नेक्स्ट वीक हम टाइम फाइनलाइज करके फिर क्लासेस 3-3 घंटे की चलाएंगे। Ma'am, I have one question. हाँ पायल, The question which you asked related to machinery and the raw material. बताओ The बताओ। first question. So in that, if a company is manufacturing all the machinery for that organization, machinery is इन्वेंट्री। raw inventory, and the raw material is also current asset, and that inventory is also current asset, right? यस, तो दोनों चीजों में फर्क है पायल। रॉ मटेरियल तो क्या है, जो आपके मेन प्रोडक्ट को बनाने में काम आ रहा है। इन्वेंट्री क्या होती है, कई मशीनरी तैयार होके भी तो रखी रहती है ना, बिकेंगी अभी, दैट इज इन्वेंट्री ऑफ योर फिनिश्ड गुड्स। सो इन्वेंट्री हैज गॉट 3 क्लासिफिकेशंस। वन, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो बिल्कुल सामान यूज होगा मशीनरी में। देन इन्वेंट्री ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, कई मशीनरीज अधूरी भी तो होंगी, वो होंगी WIP का पार्ट। और तीसरी, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी जो मशीनरीज बिल्कुल तैयार है हमारे पास, उनको आपको बस बेचना ही बाकी है। तो जरूरी नहीं है ईयर एंड पे हर चीज बिक जाए, तो दैट इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। Okay. And if they are making any product for which they have bought some machinery, that machinery is a fixed asset for them. Yes. Something which is not meant for resale is a non-current asset or a fixed asset. उसको आप कभी भी रीसेल नहीं करेंगे, उसको खरीदने का पर्पस ही था प्रोडक्शन में हेल्प आउट करना। But something which is meant to be resold is inventory, your main product. Okay. ठीक है? Thank you. Okay. चलिए, so I will come to some batch related queries now. Working individual in terms of preparation of exam. बच्चा, everyone is majority केस में वर्किंग अंडर ACCA, सो घबराना नहीं। आपको वीकेंड्स पे 10 घंटे पढ़ना है, अगर वीकडेज में बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो। मेरे हिसाब से वीकडेज में आप डेली 1-1 घंटा पढ़ने की आदत डालो, धीरे धीरे वो आदत डल जाएगी। क्योंकि सीधा 5 दिन बाद बुक्स खोलोगे ना, तो वो काफी टफ हो जाएगा मैनेज करना। सो आइदर गिव हाफ एन आवर डेली, और वीकेंड्स पे 3-3 घंटे दे दो, 4-4 घंटे दे दो, दैट्स मोर देन इनफ। ACCA करने का मतलब ये नहीं है दुनिया जहान से सब कुछ छोड़ देना, ठीक है? Okay, Soham is asking, regular classes will be on weekends. Yes, sir. FR is definitely going to be weekend. Then what time class will be tomorrow? Same time, same channel. Abhi Rahul will send you the invite for the next class also. कल इसी time पे मिलेंगे, ठीक है? Anything else? मैम कल से ही 3 घंटे के सेशंस लेने वाले हो? नहीं प्रियंका, अभी तो ट्रायल में धीरे चलेंगे, बिकॉज होली फीवर अभी तक उतरा नहीं है, तो स्टूडेंट्स बाद में एक एक करके ज्वाइन करेंगे एंड दे विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। और दूसरा, सी पहली 2 क्लासेस में इफ आई रेन हेवीली तो भाग जाएंगे आधे तो ACCA छोड़ के, तो धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं।
हाँ जी मैम, वो भी ठीक होगा। हाँ ठीक है। यस हसन, इट्स दिल्ली टाइम। हसन, वेयर आर यू लोकेटेड? मैं आपका नाम ठीक बोल रही हूँ क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम? लंदन वाले पढ़ रहे हैं मेरे पास। आप लंदन में 5 घंटे पीछे हो, आगे आगे हो, पीछे हो शायद आप? पीछे है मैम। पीछे है, हाँ पीछे हो। गुरनीर, वी नीड टू फाइनलाइज दैट कि ए वीकडेज पे होगी या फिर वीकेंड्स पे होगी। वो फाइनली जब बच्चे एनरोल करेंगे बच्चा, तब पता चलेगा। ठीक है। हर्षिम इज सेइंग कि दोनों प्रिपेयर करने हैं, तो क्या देना है आपको? डबल ए पे सी आई विल से सेल्फ स्टडी का टाइम ऐसे ले लो, डबल ए पे 60 आवर्स की सेल्फ स्टडी चाहिए पूरे क्वार्टर में, और एफआर के लिए आपको 80 आवर्स की सेल्फ स्टडी चाहिएगी, क्योंकि इस पेपर में प्रैक्टिस बहुत चाहिए। तो 80 आवर्स और 60 आवर्स, 140 आवर्स टोटल चाहिए। निकाल लो कैसे निकलेंगे। ठीक है हरसिम, नाउ इज दैट आंसर्ड? चलिए तनिष्क, प्रैक्टिस एक्सेल पे भी करनी है, लेकिन सेक्शन ए और बी को पेपर पेन पे करना है। हर चीज को एक्सेल पे करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। सेक्शन सी को करेंगे एक्सेल पे, बाकी को करेंगे पेपर पेन पे। ठीक है। कैप्लिन की एग्जाम किट बाय करना, आपको भरपूर मिलेंगी। जैम बुक्स से आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। राहुल विल गाइड यू कि कैसे उनके पास ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है। 1+ नॉड पीएम एफएम विद एफआर बच्चे इज अ वेरी हैवी कॉम्बिनेशन। एफएम का सिलेबस बहुत ज्यादा है। पीएम करना चाहते हो कर सकते हो, बट इफ इट इज योर फर्स्ट पेपर तो काफी दिक्कत रहेगी। हाँ ये देखो, ये फैजल ने सही क्वेश्चन पूछा है, रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? सो अभी जो ट्रायल क्लास की रिकॉर्डिंग है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। जो रूटीन में जब आप लोग बैच ज्वाइन कर लेंगे, जूम को 3 से 4 घंटे लगते हैं एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस करने में। ये 4-5 घंटे में ही, अगर मेरी कंसेक्यूटिव क्लास नहीं हुई तब तो 4-5 घंटे में ही गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी, जिसकी एक्सेस आपके पास होगी। सो इसके लिए आपको कुछ अलग पे नहीं करना, आपको जो भी आपने कोर्स फीस पे करनी है उसी में ही रिकॉर्डिंग्स की एक्सेस मिलेगी। आप क्लास में प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है। आपको बाद में कुछ और चीज रेफर करनी हो तो आप सीधा सीधा वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है। सो मान के चलो विद इन 10 to 12 आवर्स इन एनी केस गूगल ड्राइव में क्लासेस होती हैं। हाँ एक बार खुद जूम क्रैश कर गया था तो 2 दिन लग गए थे एक बार, बट दैट हैज हैपेंड वंस इन 6 क्वार्टर्स। वो हर बार नहीं होता है, जूम क्रैश कर जाता है। नोट्स मेरे जो क्लास में पीपीटीज चल रही है वो आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिलेंगी, मोर देन इनफ है। जहां आपको बुक से पढ़ना है मैं अपने आप बताऊंगी कि ये चीज आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। मैम नोट्स पहले मिल जाएगी क्लास के या फिर बाद में मिलेगी? जैसे प्रियंका ये टाइम पे मिलेंगे। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज मैं हर बार नोट्स में कुछ चेंजेस करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन बैच। तो जब 2-3 क्लासेस में मैं आप लोगों को समझने लग जाऊंगी ना, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग इस पर्टिकुलर चीज में अटकोगे कि नहीं अटकोगे। तो आई चेंज दी नोट्स एवरी क्वार्टर। वो तुम लोगों को धीरे धीरे तुम्हारा प्रोग्रेशन देख के मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या एडिशनल चीज इसमें ऐड करनी है इस पर्टिकुलर बैच के लिए और क्या चीज हटा देनी है। जैसे एक बैच में तो मैंने इंटेंजिबल एसेट्स के समझाने के लिए भी 4 स्लाइड डाली थी पर ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो आई विल टेक आउट 2 स्लाइड्स। ठीक है। ओके मैम। चलिए जी, सो वील ऑल कैच अप टुमारो सेम टाइम। श्योर मैम, थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am. Thank you. बाय। Thank you, ma'am.